हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ टैक्सोनॉमी के फैमिलीज के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जैसा आप जानते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास हमने शुरू किया है। और बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट से हमने शुरू किया है, और जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट ख़त्म किया। अब इसके बाद अब हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने रेनिकुलेसी फैमिली और निम्फिएक्सी फैमिली, निलम्बेसी फैमिली, निलम्बोनेसी फैमिली, इन सब तीनों के बारे में एक एक करके हमने स्टडी किया। और उनके जो कैरेक्टर्स थे, आइदर दे आर द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, सभी के बारे में हमने एक एक करके अध्ययन किया। अब आज फैमिली में ही एक न्यू फैमिली के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, और इस फैमिली का रेलिवेंस बहुत ही अधिक है हमारे दैनिक जीवन में। जैसा हम जानते हैं कि मस्टर्ड सरसों, और इसको हम ऑयल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम सरसों के प्लांट जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि इस फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं, पौधे हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। वो इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आएगा। हालांकि इकोनॉमिक बॉटनी आपको अलग से बीएससी फाइनल में पढ़ने के लिए आपको सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हम उसको टच करेंगे और आपको उसके बारे में एक जनरल आइडिया देंगे कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है। और रही बात जहाँ पर जो टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको स्टडी करना है, तो उसमें उन चीज़ों को हमको स्टडी करना है कि ये प्लांट किस हैबिटेट से बिलोंग करता है, या फिर इसकी जो रूट है वो किस तरह की रूट है, स्टेम के बारे में, उसके बारे में कुछ जनरल आइडिया, और लीव, जैसा कि ये सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम टैक्सोनॉमिक बॉटनी में उतना रेलिवेंस या उसका उतनी महत्व इम्पोर्टेंस नहीं है इन कंपैरिजन टू द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में आप जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, सच लाइक द इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर किस तरीके के फ्लावर हैं, फिर उस फ्लावर में जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है। तो इन सब चीज़ों को हम देख एक करके देखेंगे कि आखिर हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स क्या इस फैमिली के बारे में कहता है, और ये किस तरीके से अपने जो अदर फैमिलीज़ हैं, जो इससे रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, चाहे आप मैग्नोलेसी को कहिए, चाहे आप रेनिकुलेसी को कहिए, तो उनमें क्या ऐसे डिफरेंसेस थे जिससे इस फैमिली को अलग से हमने एक फैमिली के नाम के रूप में हमने यहाँ पे स्टडी करना समझा। और इसके तहत कुछ जो चीज़ें इन कैरेक्टर्स से बिलोंग करेंगी, हम उनको यहाँ पर कोरिलेट करते हुए सिस्टमेटिक पोजीशन से, हम जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी जो भी फैमिली को हमने स्टडी किया उसके बारे में हमने इस सिस्टमेटिक पोजीशन से कोरिलेट करके हमने आपको बताया। अब उस सिस्टमेटिक पोजीशंस को कोरिलेट करने के साथ साथ जो भी कैरेक्टर्स हैं, कि अगर एक डाइकॉटिलिडोनी है तो जाहिर सी बात है कि ये डाइकॉट फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम चाहे आप बेंथम एंड हुकर की स्टडी करें, चाहे हचिंसन का हमने स्टडी किया, चाहे आप इंग्लैंड पेंटर को स्टडी किया, जितने भी टाइप के हमने जो क्लासिफिकेशंस को हमने स्टडी किया, उन क्लासिफिकेशंस में हमने देखा कि इन सब में ये जो फैमिलीज़ हैं, ये डाइकॉट से जो रिलेटेड फैमिली हैं, उनको हमने डाइकॉट के अंतर्गत पढ़ा है। और सारी चीज़ें, चाहे सब क्लास है, सीरीज़ है, ऑर्डर है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में हमने उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ा है। अब यहाँ पर हम इन सब जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी गई है, उन सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे और आपको जहाँ
सभी के बारे में अवगत कराएंगे कि कौन सी जो कैरेक्टर्स हैं, ये कौन से कैरेक्टर्स हैं और उनके बारे में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। तो उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से कोरिलेट करके उस कैरेक्टर्स को यहाँ पे हमको स्टडी करना है। और ये फैमिली यहाँ तक कि बॉटनिकल वे में, टैक्सोनॉमिकल वे में किस तरीके से एक रेलिवेंस रखती है और किस तरीके से अपनी एक पहचान रखती है, उस पहचान को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और फिर हम यहाँ पर आपको उन चीज़ों को भी स्टडी करेंगे जो कि उसमें कुछ इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, हम उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम आपको इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू हेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको किस फैमिली को स्टडी करना है। द फैमिली नेम इज द ब्रेसिकेसी। इट इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग टू द फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू आर गोइंग टू द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, you will find it that the Brassicaceae is the primitive name for that particular family. ये जो Brassicaceae है, ये सबसे पहले इस फैमिली के नेम के रूप में उभर करके सामने आया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम उन चीज़ों को, जैसे कि अब Brassicaceae के बाद इसका नाम जो अल्टरनेटिव नेम है, हम इसको कॉमनली नोन एज द क्रूसीफेरी। तो आज के जो हमारे सिस्टमेटिक बॉटनी में, एक टैक्सोनॉमिक बॉटनी में, हम जिस तरीके से इस फैमिली को क्रूसीफेरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं और मोस्ट एक्सेप्टेबल नेम भी क्रूसीफेरी है। तो यहाँ पर शुरू में जो प्राइमेटिव नेम या सबसे पहले इस फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी था। बाद में जैसा कि जितने भी टैक्सोनॉमिक्स आए, लेटर ऑन उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया, जिस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इस ब्रेसिकेसी को भी रखा, और उसमें उन्होंने इस बात को भी रिप्रेजेंट किया कि इसका नाम ब्रेसिकेसी न हो करके ज़्यादा वेल सोफिस्टिकेटेड नेम क्रूसीफेरी है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी, जैसा आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में ये फर्स्ट पेपर एज ए ऑब्जेक्टिव रहा है या ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला पेपर। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो इनमें जितने भी आपके पॉइंट्स यहाँ पर हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं और उनके बारे में एक एक चीज़ों को आपको ग्रेस्प कराते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप थारोली ग्रेस्प करिए और हैव टू राइट डाउन, उसको लिखिए और फिर उसको अपने आप में क्या करना है कि डिस्कस करिए या अपने आप से उस चीज़ को पढ़िए एक बार दो बार, और वो जाहिर सी बात है कि वो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको मिल जाता है कि ब्रेसिकेसी को और एक अदर नेम के से कैसे हम जानते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ब्रेसिकेसी को हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है कि अगर कोई भी आपको पूछ से कि ब्रेसिकेसी का अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो आपको क्रूसीफेरी बताना है। फिर अब हम आते हैं कि पहला पॉइंट इससे रिलेटेड, इस फैमिली से, कि हम इस फैमिली को ऑयल फैमिली भी कहते हैं, मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। तो मस्टर्ड फैमिली के रूप में भी इसको नाम जाना जाता है। इसलिए ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, मस्टर्ड फैमिली, दीज आर द टोटली अल्टरनेटिव नेम ऑफ वन फैमिली, दैट इज द ब्रेसिकेसी। आप ब्रेसिकेसी को ब्रेसिकेसी के रूप में, क्रूसीफेरी के रूप में, या फिर यहाँ पे मस्टर्ड फैमिली हमने लिखा है, तो आप मस्टर्ड फैमिली के रूप में से ही आप जान सकते हैं या फिर आप उसको बता सकते हैं। तो एक ही फैमिली के 3 नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और तीनों ही नाम आपको गैस या याद होने चाहिए
और तीनों का एक ही मतलब है कि हम ब्रेसिकेसी को पढ़ रहे हैं। अब सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जो भी टैक्सोनॉमी के जो भी फैमिली को हमने इन द प्रीवियस लेक्चर्स जैसे हमने पढ़ा है, तो हम उन सब में सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ा। और आपको बता दें कि ये जो सिस्टमेटिक पोजीशन है किसी एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक फैमिली का पूरा जैसे कह सकते हैं कि एक उसकी जन्म कुंडली है, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी सिस्टमेटिक पोजीशन में ही सारी चीज़ें निहित हैं और उसी में सारी चीज़ें समाहित हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीज़न को पढ़ते हैं। नाउ डिवीज़न इज द स्पर्मेटोफाइटा। Spermatophyta, as I have already studied these terminology in the previous lectures, and I have already discussed about it why the division is spermatophyta. Now also we discuss about this, that the spermatophyta means the seed bearing plants. ऐसे प्लांट को हम स्टडी करेंगे जो कि सीड बियरिंग है। तो सीड बियरिंग से डिवीजन में तो सीड बियरिंग में भी आपको दो तरीके के सीड बियरिंग प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। भले ही फ्रूट को अलग तरीके से स्टडी किया हो, लेकिन सीड को हम स्टडी कर रहे हैं, तो चाहे आप जिम्नोस्पर्म को भी ले सकते हैं। तो जो डिवीज़न का जो दो पार्ट है सब डिवीज़न का, डिवीज़न इज सब डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स, दैट इज द जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो यहाँ पर हम एंजियोस्पर्मी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करते तो हम सब डिवीज़न उसको जिम्नोस्पर्मी कहते। तो यहाँ पर ये एंजियोस्पर्म को स्टडी कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम एंजियोस्पर्म को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो सब डिवीज़न इस सीड बियरिंग प्लांट के सब डिवीज़न को हम एंजियोस्पर्मी के रूप में स्टडी करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू दिस फैमिली एंड दिस सिस्टमेटिक पोजीशन, दैट इज द क्लास। क्लास बिलोंग टू डाइकोटिलेडोनी। एज वी नो इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, दैट द क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, dicotyledony and monocotyledony. In dicotyledony, the class that the some families are belonging to it, and in which the Brassicaceae also. जैसा कि आप जानते हैं कि डाइकोटिलेडोनी में आपको ये फैमिली ब्रेसिकेसी को हम स्टडी करते हैं और डाइकॉट से बिलोंग करता है, इसलिए हम इस क्लास को डाइकोटिलेडोनी करते हैं। और इस डाइकोटिलेडोनी को, इस क्लास को हम पॉलीपेटाइली, गैमोपेटाइली, मोनोक्लेमाइडी, इस तरीके से हम इसको तीन सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली है, ये सब क्लास पॉलीपेटाइली से बिलोंग करता है। इन सब टर्मिनोलॉजी को हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी है कि क्या पॉलीपेटाइली होता है, क्या गैमोपेटाइली होता है, एंड व्हाट इज द मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली है सब क्लास पॉलीपेटाइली से बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि यहाँ पर जो पीटल्स हैं, पॉलीपेटाइली, पीटल, दैट मीन्स द पीटल्स। पॉली मीन्स ईच पीटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो जब आप पीटल्स को पढ़ेंगे, जब आप कोरोला को देखेंगे, जब आगे यहाँ पर हम कोरोला को स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें जो पीटल्स हैं वो फ्री हैं। तो इस फ्री पीटल्स के कारण ही हम इस पर्टिकुलर जो क्लास है, सब क्लास है, इसको हमने पॉलीपेटाइली के रूप में जाना है। अब उस पॉलीपेटाइली के अंतर्गत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि सीरीज थैलेमस हो रही। तो अब सीरीज भी तीन पार्ट में डिवाइड है, पॉलीपेटाइली भी। तो उनमें से थैलेमिफ्लोरी से आपका ये क्रूसीफेरी
या ब्रेसिकेसी फैमिली बिलोंग करता है। और ऑर्डर पेराइटल्स मतलब कि यहाँ पर जो ओवरी है, ये ओवरी पर्टिकुलरली पेराइटल प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो प्रेजेंटेशन है ये पेराइटल है, और इसी कारण से हम इस ऑर्डर को पेराइटल्स के रूप में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो आप देखिएगा that all the terminology that are used in the systematic position of this particular family that have their relevance to the each characters, taxonomic characters that belongs to the family Cruciferi। तो इस क्रूसीफेरी फैमिली में जो भी चीज़ें, जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं, उन सभी के सभी कैरेक्टर्स को हम इस सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत ही मतलब अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। और अब फैमिली जो है, फैमिली क्रूसीफेरी है और इसी को ब्रेसिकेसी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब जो सिस्टमेटिक पोजीशन है इसको स्टडी हमने किया। अब अभी हम इसको एक बार रिकॉल करा देंगे, लेकिन इस सिस्टमेटिक पोजीशन को आप ध्यान से देखते रहिए और उसको एक बार दो बार इस चीज़ को आपको गो थ्रू होना है। और जब एक दो बार आप उसको पढ़ लेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको समझ भी हो जाएगा इसके बारे में, और आप इसको पूरी तरीके से ग्रैस्प भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हैबिट के बारे में, हैबिट और हैबिटेट। तो ये किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करता है या कैसे नेचुरल जो हैबिटाट है वहाँ पर ये पाया जाता है, इन सब चीज़ों को उसके हैबिट के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमनली मीजोफाइट्स हैं। तो ये जो प्लांट हैं जो किस पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाते हैं, ये उसके हैबिट के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि ये मीजोफिटिक प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं? मीजोफाइट्स हैं। और मीजोफाइट्स मीन्स सच टाइप ऑफ ए प्लांट which are neither in the dry conditions which can develop themselves, neither in the dry places nor in hydrophobic places. They are the critical transition zone for the xerophytes and hydrophytes. तो हाइड्रोफाइट्स ज़ीरोफाइट्स दोनों के बीच की एक कड़ी के रूप में या दोनों के बीच के रूप में, जैसा कि इसमें ये तो बहुत ज़्यादा पानी में भी नहीं, मतलब इनको ये अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके के पौधे जो है जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस में भी नहीं देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके के जो है मीजोफिटिक कंडीशन में इनको वेल सोफिस्टिकेटेड ये डेवलपमेंट करते हैं। और ये हर्ब्स, ये बहुत ही बड़े प्लांट भी नहीं होते। हर्ब्स में ज़्यादातर इनको यहाँ पे गणना की जाती है, इनको काउंट किया जाता है। तो एज ए हर्ब स्टडी करते हैं ये पर्टिकुलर ब्रेसिकेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं। अब हम आते हैं कि रूट। अब यहाँ पे जो रूट है, you will see that the root that is belongs to the dicot, the totally is the type root. Type root means if at the time of germination the only single root is originated for a particular origination point, and they can develop in the search of water deep and deep, and some secondary roots also be associated to each other, and these secondary roots are
that the associated root that can absorb the water and minerals for that particular plant. तो रूट टोटली टैप रूट के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेम अपवर्डली डेवलप्ड हैं। जितने भी स्टेम हैं सिंपल टाइप का स्टेम है और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे इसके डेवलपमेंट होते हैं और हर्बेसियस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बूडी रूट नहीं है, बूडी स्टेम नहीं है। तो इस तरीके से हर्ब्स लाइक स्टेम है, तो इनको हम हर्ब्स में ही स्टडी करते हैं। लीव्स कॉमनली सिंपल टाइप के होते हैं। ज़्यादातर जो लीव्स हैं वो सिंपल टाइप की हैं और अगर कुछ प्लांट्स में देखते हैं कि कुछ प्लांट में कंपाउंड टाइप के भी लीव्स देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को यहाँ पे एक सिंपल वे में, जैसा कि ये सभी प्लांट या जितने भी डाइकॉट्स से रिलेटेड हैं उन सब में इन सब कैरेक्टर्स को आप कॉमनली पाते हैं या स्टडी करते हैं, जैसा कि सभी जितने भी प्लांट्स हैं उसमें बिलोंग। अब हम देखते हैं कि जो इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं और बेसिकली यहाँ पर जो टैक्सोनॉमिक व्यू में हमको इसको स्टडी करना है वो ज़्यादातर इस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में ही यहाँ पे स्टडी करना है। तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में हम यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं और इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत देखते हैं कि रेसिन टाइप के, कोरिम्ब टाइप के। तो इन्फ्लोरेसेंस मतलब है कि जो फ्लावर्स हैं दीज आर in which manner they are arranged themselves at a particular axis। किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर ये किस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं, किस तरीके से अपने आप को सजाते हैं, ये सब जो क्रम है इसको हम उस क्रम के रूप में, इन्फ्लोरेसेंस के रूप में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर रेसिन टाइप का in the previous lecture that I have already been studied each terminology that belongs to the inflorescence, raceme or cymos or corymbs। Here raceme means, जैसा कि हम बताते हैं कि जब कोई भी जो फ्लोरल या इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो लास्ट एक्सिस का पॉइंट है, जो एंडिंग पॉइंट है वो किसी फ्लावर से ना हो, किसी फ्लावर से ना हो, तो हम इस कंडीशन को रेसिम टाइप का कंडीशन कहते हैं। तो रेसिम टाइप के कंडीशन में जो इन्फ्लोरेसेंस है ये इसकी एंडिंग फ्लावर से नहीं होती और इसको बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये ऐसे 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 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर्स की जो एंडिंग है बीच में यहाँ पे फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। और कोरिम्ब का मतलब है कि जो भी नीचे से या ऊपर से जो भी फ्लावर हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एक एक्सिस पर जा करके सभी एक लाइन में, एक यूनिक लाइन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और इन सब कंडीशन को हम कोरिम्ब कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन सब जो इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं अब उनमें हम रेसिम, कोरिम्ब सबको आपको बताया, आपको समझाया। अब हम फ्लावर के बारे में देखते हैं। फ्लावर क्या है कि ईब्रैक्टिएट टाइप, इसमें इन फ्लावर्स में समथिंग ए ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो कि बाहर की तरफ दिखाई देते हैं and these conditions are known as the ebracteate। and complete means the flower has each and every complete characters that should be needed for a complete flower, for the completion of a reproductive characters of a particular flower। किसी पर्टिकुलर फ्लावर्स में क्या क्या करेक्टर्स या कौन कौन से पार्ट होने चाहिए
that must be necessary for a complete flower. That means the calyx, corolla, endosteum, gynoecium, all the parts are found in a particular flower. This condition is known as the complete condition of a particular flower. Now let's move to the bisexual. That means the hermaphrodite. In zoological point of view and botanical point of view also be known as the hermaphrodite, and this is also known as the bisexual. मतलब कि जो फ्लावर पर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ प्रेजेंट रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर पे। तो किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाएं तो हम इस कंडीशन को बाइसेक्सुअल फ्लावर के रूप में जानते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, दैट इज द एक्टिनोमॉर्फिक। द एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स सच ए कंडीशन इन विच द फ्लावर्स, इफ यू आर गोइंग टू कट ये वर्टिकल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन, then you will find a two equal half at any axis. जब फ्लावर के किसी भी एक्सिस से आप दो इक्वल हाफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमने वर्टिकल सेक्शंस में किसी फ्लावर को, इस फ्लावर को हमने वर्टिकल सेक्शन में काट दिया इस तरीके से, तो इसमें किसी भी एक्सिस से, अगर हम इस पर्टिकुलर फ्लावर को किसी भी एक्सिस से काटें और सब एक्सिस पर एक इक्वल हाफ अगर हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हम इस कंडीशन को एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। और अगर किसी का पर्टिकुलर फ्लावर को हम किसी एक एक्सिस पर ही उसको टू इक्वल हाफ पर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ किसी एक्सिस से, एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स एट एनी एक्सिस हम उसको डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन से हम एक्टिनोमॉर्फिक। हम आपको बताते इसलिए चल रहे हैं कि जो लेटर ऑन जितनी फैमिलीज हैं हम उनको स्टडी करेंगे, तो हम आपको इन सब चीज़ों को बाद में नहीं स्टडी करेंगे। हम टोटली उन्हीं बातों को स्टडी करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में फिर बाद में नहीं बताने का कोई मतलब रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट दैट इज द हाइपोगाइनस। द पोजिशन ऑफ द ओवरी इज आल्सो ए मैटर ऑफ द कंसिडरेशन हियर इन द फैमिली ब्रेसिकेसी। द पोजिशन ऑफ द ओवरी, दैट मीन्स आइदर द ओवरी इज into the front side or into the inner side, and that means if the ovary is in the front side and all the non-productive parts such like the calyx, corolla are inferior to the ovary, then this condition is known as hypogynous. So that the hypogynous condition means the ovary is at the upper position and non-productive parts are to the lower position. And in the some exceptional plant like the Lepidium species, that means the genus named are the some alternative names, other Lepidium that are the exceptional, and here the perigynous condition is found. In the sense of perigynous means the male, female, that means the ovary and the non-reproductive parts are in an equal line, that at a equal axis, सभी एक इक्वल एक्सिस पर पाए जाते हैं। मतलब कि जो ओवरी है उसको ये जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप फ्लावर या फिर उससे जो भी चीज़ें बिलोंग्स करती हैं आप एक एक करके यहाँ पे हमने आपको बताया और इन सब चीज़ों को आप बेस्ट कर लें।
Now let's move to the next point that belongs to the flower of the Brassicaceae. That is the calyx. Calyx means the sepals, the outermost part of the flower. It is the non-reproductive part and also called at some times regarding to the color point of view. We can see it is also as like the vegetative part. Then the calyx, that is the sepals, also known as the sepals, is number of sepals are 4. Then these are free in condition. That means all the sepals that are associated, that are found in this particular family is the free to each other, and this condition is known as the polysepalous. Polysepalous means that which I have already studied in the subclass, that is systematic position, the subclass polypetally. मतलब कि यहाँ पे हमने बताया कि जो पेटल्स हैं ये एक दूसरे से फ्री हैं, तो हम उसको पॉली शब्द यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्री नहीं हैं, तो हम उसको गैमो शब्द या गैमो वर्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीसेपैलस मतलब कि हम कैलिक्स में सिपल्स को पढ़ते हैं और सिपल्स सभी फ्री हैं और फ्री होने के साथ इनकी संख्या 4 है और ये फ्री होने के लिए हम इसको पॉलीसेपैलस नाम दिया। और फिर ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द sepals in a such a way that the 2 sepals are outer side and 2 are inner side. तो इस कंडीशन को हम इम्ब्रिकेट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कहते, इस कंडीशन के रूप में इम्ब्रिकेट। ये जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं, उन सबको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। टैक्सोनॉमिक बॉटनी में जैसा कि हम किसी भी अगर हम फैमिली को स्टडी कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर एक टर्मिनोलॉजी है जो उस पर यूज़ हो रही है, आप उसके बारे में अगर उसको स्टडी किए हुए हैं, जान रहे हैं, तब तो आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ये टोटली एज ए लाइक द फार्मूला बेस्ड, जो कि आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है कि ये चीज़ें फार्मूला अगर आपको पता है और फार्मूला का मीन्स पता है कि इस फार्मूला में पर्टिकुलर ये चीज़ें किस चीज़ को डिनोट करती हैं, तब तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ हो रही है, अगर आप उसकी मीनिंग्स को जानते हैं, यहाँ पर सब चीज़ों को जैसे कि आप कितना रट पाएंगे, इन सब चीज़ों को रटने की चीज़ नहीं है, बस आप उस चीज़ को कंसीडर करिए और कंटेम्पलेट करिए, समझिए और समझने के बाद आप सब उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट को। अब नाउ लेट्स मूव टू द corolla. Corolla, that is the second floral part of the flower, that is known as the petals. It's also the number of the petals are 4. Then such a condition and 4 petals are totally they are free to each other. अब एक दूसरे से फ्री हैं। हम बताए हुए हैं कि जैसे ही अगर कोई भी फ्लोरल कैरेक्टर्स जो फ्री है हम उसको पॉली शब्द यहाँ पे लगा देते हैं, और अगर फ्री नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, तो हम उस पर वहाँ पे गैमो शब्द लगाते हैं, GAMO। तो अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटेली, अगर इसमें फ्री हैं तो पॉलीपेटेली। तो अब यहाँ पर हम गैमोपेटेली पॉलीपेटेली के रूप में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कोरोला को। 4 पेटल्स फ्री टू ईच अदर और क्लाड डायगोनली प्लेस्ड। ठीक है, तो डायगोनली का मतलब होता है कि एज ये तिरछा ऑब्लिक
तो कोई भी चीज़ अगर ऑब्लिकली प्लेस्ड है और क्लॉड मीन्स क्ला के रूप में, ये पंजे के रूप में, जैसे कि आप किसी भी बर्ड के जो पंजे हैं उनको हम क्ला के रूप में जानते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप पर्टिकुलर ये पिटल्स को आप देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कि ये सब ऐसे एक जो बर्ड क्ला के रूप में यहाँ पे अपीयरेंस है इनकी, और इस कारण से हम इसको क्लॉड पिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिटल्स हैं क्लॉड मतलब क्ला के रूप में हैं और डायगोनली एक ऑब्लिकली एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। और कैसे हैं? लाइक आर्म्स, जो ये भुजाएं हैं, बाहें हैं, इसी तरीके से एक दूसरे से आकर के जुड़ी हुई हैं। तो इस कंडीशन को हम डायगोनली प्लेस्ड आर्म्स कहते हैं। और ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, अगर ये दूसरे से, तो डायगोनली का मतलब एक दूसरे से तिरछे, यहाँ से जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे, फिर यहाँ से ही ये आप देख रहे हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे से इस तरीके से जो कंडीशन है हम इसको डायगोनली प्लेस्ड कंडीशन कहते हैं, एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप शीर्षाभिमुख कोण पढ़ते हुए होंगे तो उसमें आप एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस, तो यहाँ पे एक क्रॉस देखने को मिलता है। इस क्रॉस के कारण ही एक क्रॉस है, कैसा है? क्रूसिफॉर्म। तो इनकी अपीयरेंस कैसी है, इनकी बनावट कैसी है? एक क्रूसिफॉर्म की तरह ही दिख रहे हैं। ठीक है, और इसी क्रूसिफॉर्म या क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर के कारण ही हम इस पर्टिकुलर फैमिली को क्रूसीफेररी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको फोकस करना होगा कि अगर कोई पूछ दे कि इसको क्रूसीफेररी फैमिली क्यों कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं that the petals are associated to each other in such a way that they are appear like a cross arm. That means the cross form. That means the cruciform. मतलब उनकी अपीयरेंस एक क्रॉस लाइक डायगोनली प्लेस्ड आर्म्स की तरह दिखाई देते हैं। इस कारण से हम इसको क्रूसिफॉर्म फैमिली के रूप में भी हम इसको जानते हैं। अब आते हैं जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ दिस फैमिली इज द एंडोइसियम। तो एंडोइसियम को हम देखते हैं कि जो स्टेमेंस हैं कितने हैं? 6 हैं। स्टेमेंस 6 हैं, 6 हैं, इनकी संख्या 6 है। लेकिन एक किस तरीके से अरेंज्ड हैं, कैसे एक दूसरे से सजे हैं, बंधे हुए हैं, और किस मैनर में ये इनकी अपीयरेंस है। जब आप सरसों के फूल को, इन्फ्लोरेसेंस को, ऊपर के जो भी सारे भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, आप उसको तोड़ लेते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर फ्लावर को आप उसको अगर ब्रेक डाउन करके उसे डिसेक्ट करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे पार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे जैसे कि हम इस फैमिली में यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं या फिर आपको बता रहे हैं। तो 6 नंबर है, फ्री हैं, लेकिन इन 2 वर्ल्स, ये 2 चक्रों में है। दे आर इन 2 वर्ल्स, मतलब ये 2 चक्र में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। कौन से 2 चक्र हैं? 2 शॉर्ट आउटर। तो जो स्टेमेंस हैं, 2 शॉर्ट स्टेमेंस आर एट द आउटर पोजीशन। आउटर साइड में 2 स्टेमेंस हैं जो कि किधर हैं? आउटर साइड। लेकिन कैसे हैं वो? शॉर्ट हैं, छोटे हैं। और 4 लॉन्ग इन इनर साइड। दैट मीन्स द 4 longer stamens are placed together in inner side, and 2 long stamens, 2 short stamens at outer side। इस तरीके के जो कंडीशन है
हम उसको टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। मतलब कि टेट्रा मीन्स चार इनर साइड में एंड डायनेमस डाई मतलब 2 बाहर साइड में, तो ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन आपको किस फैमिली में देखने को मिलती है। तो आपका डायरेक्ट जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन हमको बेसिक जैसी फैमिली में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स इसको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने राइट डाउन किया है। यू विल सी हियर द डॉर्सी फिक्स्ड डाइथिकस। तो जो स्टेमेंस हैं, तो यहाँ पर दीज आर द कनेक्टिव्स एंड एंथर्स। तो इस तरीके से दीज आर द फिलामेंट। तो 3 पार्ट में किसी एक पर्टिकुलर स्टेमेन को हम तोड़ सकते हैं। ये एंथर है, ये कनेक्टिव, और ये आपका फिलामेंट है। तो इन सब 3 चीज़ों को लेकर के हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेमेन की स्टडी करते हैं। और स्टेमेन की जो एंथर की पोजीशन है ये कैसी है, डाइथिकस। मतलब ये 2 भागों में डिवाइड है, ये डाइथिकस है। एंड डॉर्सी फिक्स्ड, मतलब ये डॉर्सल साइड में ये जो फिलामेंट है ये फिक्स्ड है, ये फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके की कंडीशन हम डॉर्सी फिक्स्ड डाइथिकस कंडीशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान देना होगा कि आखिर हम इसको डॉर्सी फिक्स्ड क्यों कहें और डाइथिकस क्यों कहें। तो इस तरीके से टोटली जो एंडोइसियम है हमने उसके बारे में स्टडी किया, जो कि एंडोइसियम का कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू द फैमिली क्रूसिफेरी। नाउ लेट्स मूव टू द गाइनोइसियम। गाइनोइसियम मीन्स स्त्रीधानी, हिंदी में कहते हैं। मतलब कि हम फ्लावर के फीमेल पार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फ्लावर जो आपको फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसमें पर्टिकुलर किस तरीके की जो फीमेल पार्ट है उसको हम देखते हैं क्या क्या है। उसमें सबसे पहले आपको देखना है बाइकार्पिलरी, मतलब कि जो कार्पेल्स हैं वो 2 हैं। जो कार्पेल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। कई कार्पस मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड ओवरी सुपीरियर, मतलब कि जो ओवरी है सुपीरियर कंडीशन में है, जो कि हम अगर इसके फ्लोरल फार्मूला को जब हम लिखेंगे तो हम इस तरीके की ओवरी को अंडरलाइंड ओवरी के रूप में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर सुपीरियर ओवरी है, मतलब कि जो ओवरी है वो सब चीज़ें जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं अपर साइड में पाई जाएंगी। अब हम यूनी और बाइलोकुलर यहाँ, मतलब कि जो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ओवरी वाल है, इसमें 2 लोक्यूल्स बने हुए हैं। ये क्या है, लोक्यूल हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2। इन्हीं 2 लोक्यूल के कारण हम इसको बाइलोकुलस कहते हैं। और ये कभी काल यूनिलोकुलर कंडीशन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिलोकुलर और बाइलोकुलस, तो बाइलोकुलस क्यों हो जाता है कि जो यूनिलोकुलर है ये अगर इसमें कोई भी एक फॉल्स वॉल टाइप कैरेक्टर, दैट इज द सेप्टम,
एक सेप्टा बन जाता है, एक परत बन जाती है, एक दीवार बन जाती है जो कि फॉल्स है, एज लाइक है। तो फॉल्स सेप्टम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जब यूनिलोकुलर दो भागों में बाद में लेटर डिवाइड हो जाए तो बाइलोकुलर कंडीशन में हो जाए। और क्यों? क्योंकि उसमें एक सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, तो हम उस सेप्टम को फॉल्स सेप्टम कहते हैं और उस फॉल्स सेप्टम को कहते हैं रेप्लम। तो रेप्लम को आपको स्टडी करना होगा कि जो रेप्लम है वो कहाँ पे पाया जाता है, या फॉल्स सेप्टा या सेप्टम कहाँ पाया जाता है, किस फैमिली में पाया जाता है। तो आपको बताना होगा कि फैमिली ब्रेसिकेसी में फॉल्स सेप्टम और रेप्लम फॉर्मेशन होता है। फिर अब हम आते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो पेराइटल मतलब कि चारों तरफ उसके बाहर की तरफ, चारों की दीवारों की तरफ बाहर की तरफ एसोसिएटेड है, पेरीफेरी है। ठीक है, तो पेरीफेरी कंडीशन है इनको। इन ओव्यूल्स का जो ओवरी में एसोसिएशन है वो पेरीफेरी है। तो पेरीफेरल कंडीशन को हम पेराइटल प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ कर सकते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर फैमिली की जो फ्लावर्स के जो पार्ट हैं हम उसको स्टडी करेंगे। फ्लावर में आप देखिए स्टिग्मा है, तो बाइकार्पिलरी मतलब यहाँ पर दो भाग में डिवाइड है, इस तरीके से बाइकार्पिलर। स्टाइल, स्टिग्मा के बाद स्टाइल जो यहाँ पे थोड़ा सा नैरो स्ट्रक्चर है, इसको हम स्टाइल के रूप में जानते हैं। फिर जो कलर्ड लीव्स हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो फ्लावर के जो पार्ट जो कलर्ड हैं उनको हम पेटल्स के रूप में जानते हैं। और जो ग्रीन कलर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है आउटर मोस्ट पार्ट है, हम उसको क्या कहते हैं, सेपल्स के रूप में जानते हैं। और जो ओवरी के नीचे इनर साइड में एट द पोजीशन ऑफ द इनर साइड, दैट इज द ओव्यूल। ओव्यूल एक दूसरे से एक जो कि ओवरी में पेरीफेरी देखिए चारों तरफ से ये ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, यही सीड को फॉर्मेट करते हैं ओव्यूल। और ये फ्रूट फॉर्मेट करता है ओवरी। तो ओवरी में ओव्यूल्स की अरेंजमेंट पेरीफेरी है, तो ये ओवरी है और यहाँ पर जो छोटे छोटे जो पार्ट हैं हम इसको ओव्यूल के रूप में जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस फ्लावर को ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या ब्रेसिका के किसी भी पर्टिकुलर प्लांट जो स्पीसीज है हमने उसको स्टडी किया है, और इसको जो है टोटली हम एक वर्टिकल सेक्शन में इसका क्रॉस सेक्शन काटने के बाद इन सब पार्ट को हमने स्टडी किया। फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्रूट है, ये फ्रूट किस तरीके का है। कैप्सुलर फ्रूट है, कैप्सूल्स टाइप के फ्रूट हैं। और अब कैप्सुलर फ्रूट एंड सिलिक्वा एंड सिलिकुला मतलब कि जो फ्रूट हैं या जो सीड हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, और ये दोनों ही कंडीशंस इसमें पाई जाती हैं। सिलिक्वा एंड सिलिकुला एक टाइप ऑफ फ्रूट है, फ्रूट की एक टाइप है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब यहाँ पर फ्रूट के बाद हम फ्लोरल फार्मूला के बारे में स्टडी करते हैं।
तो फ्लोरल फार्मूला में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लस टाइप का एक जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर है, हम इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जैसा कि हमने शुरू में ही फ्लावर में जब हम स्टडी किया था तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब बताया था। एक्टिनोमॉर्फिक एंड द बाइसेक्सुअल, मतलब बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर फ्लावर and K2 and 2. That means the calyx are in two whorls and each whorl is in a by sepals, मतलब यहाँ पर दो सेपल्स करके ये एक दूसरे से दो वॉल्स में, दो घेरे में ये दिखाई दे रहे। और जो कोरोला है ये 4 है, इनकी संख्या 4 है और ये 2 वॉल्स में नहीं, इसी एक सिंगल वॉल्स में है। ठीक है। और एंडोइसियम ये जैसा आप देख रहे हैं 4 इनर साइड में ये लॉन्ग है और 2 आउटर साइड में ये आपका शॉर्ट। G2 that means the bicarpillary, और ये यहाँ पर आउटर बाउंड्री देने के कारण हम इस कंडीशन को कहते हैं कि सिनकार्पस। तो बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, और ये लोअर साइड में हमने यहाँ पर एक अंडरलाइन किया है। देन यू विल फाइंड इट दैट this condition is the superior condition. Superior condition. Now the next part is the floral diagram. In floral diagram you will find here the outermost 2 calyx in the outer side and 2 calyx in the inner side. That means the sepals, total the number of sepals are 4 and each 2 sepals are in the inner side and 2 are in the outer side. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेपल्स 2 भागों में डिवाइड हैं और ये 2 के पार्ट में अलग अलग डिवाइड है। और हम देखते हैं कि लेटर ऑन ये है पीटल्स। पीटल्स क्या है कि 4 हैं और इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 4 में 2 अंदर हैं कि बाहर हैं। इन एक अरेंज इन ए सिंगल वॉल, एक किसी सिंगल वॉल्स में ही घेरे में ही अरेंज हैं और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और पॉलीपेटलस कंडीशन आपको पॉलिनस फ्री, देखिए एक दूसरे से फ्री हैं, कहीं पे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं और फ्री होने के कारण ही हम इसको पॉलीपेटलस कंडीशन के रूप में जानते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे जो एंडोइसियम पार्ट है। एंडोइसियम में यहाँ पे देखिए 2 भागों में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। एक 4 है, ठीक है, ये 4 और +2, तो 4 इनर साइड जो स्टेमेंस हैं 4 इनर साइड ये लॉन्ग एंड 2 आउटर साइड शॉर्ट। तो जो छोटे छोटे जो हैं वो बाहर की तरफ हैं वो शॉर्ट हैं और जो लॉन्ग हैं वो 4 इन नंबर और फाउंड इन द इनर साइड। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट दैट इज द गाइनोइसियम, दैट मीन्स द कार्पेल। कार्पेल्स
और देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में जो कार्पेल्स का पोजीशन है, ये देखिए कि हमेशा ये आपके ये यहाँ पर जो सेप्टम बन रहा है या जो फॉल्स सेप्टम है, ये एज ए फॉल्स सेप्टम है। यहाँ पर जो सेप्टम है ये सेप्टम फॉल्स, ये सब हमेशा नहीं है। अगर ये यूनिलोकुलर है, मतलब किसी एक लोक्यूल्स में ही आप देखिए कि ये एक ही लोक्यूल्स में अगर ओव्यूल्स अरेंज हैं तो हम यूनिलोकुलर कंडीशन कहते हैं। लेकिन अब ये यूनिलोकुलर कंडीशन अगर ना होकर के बाद में ये डिवाइड हो जा रही हैं तो हम वो डिवाइड या डिवाइडर या जिसको हम बाउंड्री वॉल कहते हैं, जिससे ये डिवाइड हुआ है, हम उसको सेप्टम के रूप में कहते हैं। और वहीं फॉल्स सेप्टम मतलब स्यूडो सेप्टम यहाँ पर दिखाई देता है और इसी को हम रेप्लम के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आते हैं कि फॉल्स सेप्टम या रेप्लम, यहाँ बाइलोक्युलर 2 लोक्यूल्स बने हुए हैं, ये यूनिलोकुलर 1 लोक्यूल्स बने हुए हैं। लोक्यूल्स 1 हैं तो जाहिर सी बात यहाँ सेप्टम नहीं बनेंगे और फॉल्स सेप्टम नहीं बनेंगे और यहाँ पे रेप्लम फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस तरीके से ये है फ्लोरल एक्सिस, मदर एक्सिस जिसे कहा जाता है, जहाँ से पर्टिकुलर किसी फ्लोरल से फ्लावर एक्सिस को हम वर्टिकल सेक्शन में काटते हैं तो हम उस एक्सिस, उस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करते हैं इस तरीके से। फिर कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लांट हैं जो कि हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है, इस फैमिली से बिलोंग करता है और इसी के नाम पर हम इस फैमिली को ब्रेसिका फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली के रूप में भी जानते हैं। तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस इज आल्सो नोन एज द मस्टर्ड फैमिली। जैसे कि हम जानते हैं इसे सरसों, यहाँ के सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस को हम सरसों के रूप में भी जानते हैं या इंडियन कोल्जा भी कहते हैं, इंडियन कोल्जा, KOLGA, इंडियन कोल्जा, और उसको ही हम एक मस्टर्ड फैमिली के रूप में कॉमनली जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं सरसों, मस्टर्ड, ये आपका किस रूप में जाना जाता है? ये आपको ऑयल एंडिंग प्लांट है, तेल के रूप में इसका उपयोग होता है, तो आप इसको तेल के तरीके से जान सकते हैं। ऑयल ब्रेसिका जंसिया, तो ब्रेसिका जंसिया को रेपसीड भी कहा जाता है, ब्रेसिका जंसिया, इसको रेपसीड भी कहा जाता है। और ये भी आपको ऑयल एंडिंग प्लांट है, जो कि जैसा जानते हैं कि भारत में ऑयल और पल्सेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, होती रहती है, तो इसलिए इस फैमिली के या इस प्लांट का और भी रेलिवेंस हो जाता है। ऑयल एंडिंग प्लांट है ब्रेसिका जंसिया एंड आल्सो अदर नेम द रेपसीड। एंड the next economic important plant is the Brassica rapa, also known as turnip। ये सल्जम, जैसा आप जानते हैं सल्जम तो जान ही रहे होंगे, सब्जी के रूप में, वेजिटेबल के रूप में हम इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं सल्जम को। तो इसलिए इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एक वेजिटेबल के रूप में भी हो जाता है। और ये रेफिनस सेटाइवस या रेफिनस स्पीसीज, अगर हम इसको देखते हैं तो इसको रेडिस फैमिली का, रेडिस प्लांट, रेडिस मीन्स मूली, तो मूली भी इसी भी पर्टिकुलर फैमिली के अंतर्गत, ब्रेसिका फैमिली के अंतर्गत आता है, कुर्सिपेरी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो ब्रेसिका रेफिनस सेटाइवस को हमने पढ़ लिया। फिर यहाँ पे आइवरेस हमारा, इसको कैंडिडेट ऑफ कहते हैं, ये ऑर्नामेंटल है, ठीक है, ये दवाओं के रूप में प्रयोग होता है। और मैथियोला स्पीसीज, ये भी ऑर्नामेंटल दवाओं के रूप में प्रयोग होता है।
तो इस तरीके से ऑल इन ऑल आज सारी फैमिली को सिस्टमेटिक पोजीशंस लेते हुए इसको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा, फिर यहाँ पर इसको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को पढ़ा, और एक एक पार्ट को पढ़ते हुए यहाँ से हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इसको फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और यहाँ पे फ्लावर के वर्टिकल सेक्शंस को पढ़ते हुए सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। और आई होप दैट यू विल ग्रेस्प इट एंड अंडरस्टैंड। प्लीज टेक ए complete screenshot that you will study in a particular view and you will grasp it. Please, if you would like it, please comment and share it to your colleagues that they also will benefit. Thanks for the today class.